नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन स्टार पर। मैं मनोज सर आज आपके सामने प्रस्तुत है दिसंबर 2012 यूजीसी नेट का हिंदी का पेपर। तो इसमें जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी सितंबर में हमारे नेट के एग्ज़ाम होने हैं, तो उन्हीं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमने आपके लिए ये जो 2012 का पेपर है वो लेकर के आए हैं। तो इसके सभी प्रश्नों के उत्तर हमने साथ के साथ दिए हैं, तो इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी, आपकी तैयारी का भी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा आपको, और किस प्रकार का प्रश्न पत्र आता है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब न भूलें, ताकि आने वाले समय भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सरहप्पा सिद्ध साहित्य से हैं, राष्ट्र काव्य से हैं, नाथ साहित्य है या जैन काव्य है? तो सरहप्पा किससे है? ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्ध साहित्य से हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं हैं? अष्टछाप के कवि कौन नहीं हैं? जो सूरदास और इनके साथ सात कवि और थे, इन सभी को अष्ट कवि कहा गया था। अष्टछाप के जो श्री कृष्ण काव्य धारा के कवि थे, तो इसमें उन्होंने पूछा कि अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर जाएगा सुंदरदास इस छाप के कवि नहीं हैं। तो अगला प्रश्न हमारा, बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं? बिहारी जी तो इनके दो ही बहुत प्रसिद्ध है। बिहारी सतसई इन्होंने लिखा, एक ही ग्रंथ उन्होंने लिखा था, और रीतिकालीन के कवि माने गए हैं। तो रीतिकालीन में किस धारा के कवि माने गए हैं? तो बिहारी किस काव्य धारा कवि हैं? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा रीति सिद्ध काव्य धारा के ये कवि हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, इस प्रवृत्ति के ये उपन्यासकार है। प्रश्न नंबर 5, अमृतलाल नागर के जीवन परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो अमृतलाल जी का जो उपन्यास है खंजन नयन, इसमें किसके जीवन चित्र का वर्णन किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। प्रश्न नंबर 6, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? तो अंग्रेजी की स्वच्छंदतावादी काव्य में किसके ऊपर दिखाई देगा? तो इसका ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा छायावाद पर। तो अगला प्रश्न हमारा, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? यानी ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोज स्मृति। तो निराला जी की जो बेटी का नाम था सरोज, उनके ऊपर उन्होंने एक लिखा था, ये ग्रंथ कविता लिखी थी सरोज स्मृति, उससे ये ली गई है। तो प्रश्न नंबर 8 आगे, रस आखेटक के रचनाकार हैं? रस आखेटक के रचनाकार, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कुबेरनाथ राय। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? तो नहीं है हमें देखना है। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा जीव पर सवार एलियां हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 10, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? यानी किस प्रकार की रचना है? यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है, रेखा चित्र है या निबंध है? तो क्या है? यह रहा यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? आलोचक के मुख से ये किस आलोचक की व्याख्यान है, किस में उन्होंने संकलित किया है? तो कौन से? प्रश्न नंबर 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नामवर सिंह की व्याख्यान का संकलन है ये। प्रश्न नंबर हमारा अगला नेक्स्ट 12, समय देवता किस कवि की कविता है? समय देवता किस कवि की कविता है, किसकी है ये? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेश मेहता की है। प्रश्न नंबर 13, ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए इसका सही उत्तर है जैक देरिदा। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो नहीं है पूछा उन्होंने, तो ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। आगे हमारा प्रश्न नंबर 15,
मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा, ये है विद्यानिवास मिश्र के। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? तो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर हो जाएगा हमारा ए जायसी की। तो जायसी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 17, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है क्योंकि? तो 3 ऑप्शन इसके। अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। नंबर 2, खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ। नंबर 3, खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें सही और गलत अलग अलग दिए गए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा इसका सही उत्तर होगा। 1 और 3 सही है और 2 गलत है। आगे प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 में नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। तो क्या है? नंबर 1 में ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। नंबर 2, ब्रज भाषा में पुरुष वर्णों का अभाव है। तो कूट हमें 4 दिए गए, ऑप्शन 4 है, अलग अलग इसमें दिए गए हैं, तो इसका उत्तर होगा बी। 1 आंशिक सही है और 2 पूरी तरह से सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, इसी प्रकार का प्रश्न फिर दिया गया है। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। नंबर 1, नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है। नंबर 2, नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अंशतः आयातित है। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन बी। 1 और 2 दोनों इसके सही हैं। प्रश्न नंबर 20, यह भी कूट से संबंधित है, तो इसमें 4 दिए गए हैं। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, कौन कौन सी है? नंबर 1, आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, साम्राज्य के प्रति विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 1, 2, 3 सही है, 4 थोड़ा मोटा यानी आंशिक रूप से सही है। आगे प्रश्न नंबर हमारा 21 में क्या है? निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं यूजीसी नेट में हिंदी की परीक्षा में। तो ऑप्शन इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। मिस्र बंधु विनोद, उनके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये मिस्र बंधु विनोद, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 22 में गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? कि पहले उन्होंने कौन सी लिखी उसके बाद में कौन सी लिखी, तो इसका हमें बताना है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। आगे प्रश्न नंबर 23, जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम कौन सा है? तो पहले जन्म किसका हुआ, उसके बाद में किसका, ऐसे ये प्रश्न इसका है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोद, इसका उनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, इनको कहा गया। साथ में मैथिली सेनगुप्त और रामनरेश त्रिपाठी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 24वां, आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो प्रश्न जो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उर्वशी, कनोप्रिया, यशोधरा और आत्मजयी। तो ये इनका सही काल क्रम है प्रकाशन के अनुसार। प्रश्न नंबर 25 में निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम किया। जो पाश्चात्य, जो पश्चिमी संस्कृति के समीक्षक थे, उनका जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो प्रश्न 25 ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस और कोलरिज। आगे हमारा प्रश्न नंबर 26, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पत्रिकाओं पर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कविवचन, सुधा, सरस्वती, चांद और हंस। आगे प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। झूठा सच, आधा गांव, तमस, सूखा बरगद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 में निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केशवदास, उसके बाद में चिंतामणि, उसके बाद में बिहारी और पद्माकर। आगे प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले कवियों का पूछा, यहाँ काव्य का पूछ लिया है।
तो 29 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रिय प्रवास, झरना, राम की शक्ति पूजा और लोकायतन। आगे प्रश्न नंबर 30, ये सुमेलित करना आ गया है। तो मैंने जैसा कि वीडियो शुरुआत में बताया, सुमेलित करना और काल के अनुसार, क्रम के अनुसार प्रश्न, ये काफ़ी प्रश्न आते हैं, 10 के करीब प्रश्न आते हैं। तो आगे प्रश्न नंबर 30 में क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों का कवियों के साथ सुमेलित करें, यानी पहले पंक्तियाँ दी हुई है और कवि के साथ इनका सुमेलित करना है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखो 2, 1, 4, 3, यानी घुन खाए सह तीरों पर, इसका हो जाएगा नागार्जुन। एक बीते के बराबर केदारनाथ अग्रवाल। किंतु हम है द्वीप, इसका हो जाएगा अज्ञेय। भूख से रियाती हुई, इसका हो जाएगा धूमिल। तो आगे प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित करें। तो संपादक दिए हुए हैं और उनकी पत्रिकाएं दी हुई है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन ए में 2, 4, 1, 3, यानी श्याम सुंदर सेन किसै प्रजा हितैषी, राजा लक्ष्मण सिंह, इसका हो जाएगा नंबर 4 पे आनंद कादम्बिनी, और भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका हो जाएगा समाचार सुधावर्षम। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की कौन सी है, कवि वचन सुधा। तो इनका उत्तर हो जाएगा ए। आगे प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन नंबर के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें 32 में क्या, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो सही उत्तर में 3, 4, 1, 2, सारसुधा निधि किसका है, कब हुई है, 1879 में। बंगदूत कब हुई है, 1829 में। भारत मित्र कब प्रकाशित हुई, 1877 में। हंस कब हुई, 1930 में। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट 33वां जो प्रश्न हमारा, निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ये आलोचनात्मक कृतियां हैं, उनके लेखकों के साथ इसको जोड़ना है। तो प्रश्न नंबर 33 का उत्तर हो जाएगा हमारा ए। तो ए में क्या है, 2, 3, 5, 4। तो दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह जी की है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये गजन माधव मुक्तिबोध। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये हो जाए प्रसाद द्विवेदी। और नया साहित्य नए प्रकाशन नंद दुलारे वाजपेयी। तो प्रश्न नंबर अगला है हमारा 34, निम्नलिखित कथनों को उनके लेखकों का सुमेलित कीजिए। तो ये 4 कथन दिए हुए हमें, तो इनकी सूची 7 में इनके लेखकों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ऑप्शन बी में क्या है, 3, 2, 1, 5 ऐसे इनका मेल होता है। आगे प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये रचनाएं हैं, किस प्रकार की विधा हैं, इसके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। तो लहरों के राजहंस क्या है, नाटक है। लहरों, ऑप्शन डी में पहला है। तो लहरों का राजहंस हो गया हमारा नंबर ए, इसको ए का क्या हमारा पहला है। तो लहरों का राजहंस हमारा हो जाएगा नाटक है। आधा गांव उपन्यास है। तुम चंदन हम पानी, ये निबंध है। और मूर्धैया आत्मकथा है। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो कई बार माइंड घूम जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रश्न नंबर 36, इसका ए ऑप्शन सही होगा। ए में क्या है, गबन के क्या आएगा, जालपाल, इसके पात्र हैं। नदी के द्वीप का पात्र कौन है, भुवन है। मेलांचल का कौन है, डॉक्टर प्रशांत है। बाणभट्ट की आत्मकथा निपुणिका है। तो इसके उपन्यासों के पात्र हैं। तो प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित पात्रों को नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये नाटक है, उनके साथ पात्र दिए हुए हैं, तो उनको हमें सुमेलित करना है। तो उसका ऑप्शन जो हमारा है सी इसका सही उत्तर होगा। 3, 4, 1, 5। तो शेरन में क्या हो गया, चंद्रगुप्त। युत्सु का क्या हुआ, अंधा युग। जुनेजा किसका है, आधे अधूरे। और दक्ष एक कंठ विषदाई। ये नाटक और पात्र आपस में सुमेलित किए गए हैं। आगे प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। आचार्य और उनका सिद्धांत कौन कौन सा है। प्रश्न नंबर 38, इसका हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए, 4, 3, 2, 5। जो भट्ट लोलट है ये किसके हैं, आरोपवाद के। शंकुकु है ये किसके हैं, अनुमितिवाद के। अभिनव गुप्त हैं जो हैं अभिव्यक्तिवाद के। और भट्टनायक हमारे हैं भुक्तिवाद के। ये उनके सिद्धांत दिए हुए हैं। तो ऑप्शन इसमें जो हमारा ए था वो इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 39 में,
निम्नलिखित आचार्य गुण के कालखंड के साथ सम्मिलित कीजिए, क्योंकि समय कौन सा था, आचार्य गुण के समय के साथ हमें बताना है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी में क्या है, 5, 3, 4, 2। तो भामा किसके कौन से उसका कालखंड था, भामा का 6ठी सदी थी। क्षेमेंद्र का इसकी थी हमारी 11वीं सदी। विश्वनाथ की कौन सी थी, विश्वनाथ की होगी हमारी नंबर 4 पे 14वीं सदी। विश्वनाथ की चौथा इसका ऑप्शन 14वीं सदी। और पंडित जगन्नाथ की जो हमारी होगी वो है नंबर 2 पे 17वीं सदी। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 40। तो 40 से 45 तक क्या इसमें कूट से ये प्रश्न दिए हुए, सही है गलत इनके अकॉर्डिंग। तो तर्क दिए हुए हैं, ऑप्शन हमारे इकट्ठे ऊपर ही दे दिए गए हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको ऑप्शनों को देखते हैं, साथ ही साथ मैं आंसर बोल रहा हूँ साथ साथ में। किसी व्यक्ति का लोभ उस व्यक्ति से केवल बाह्य संपर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता, उसके हृदय का संपर्क भी चाहता है। तर्क है लोभ प्रेम का मूल है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 41 में भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत होता है। तर्क है उनके प्रसिद्ध रस सूत्र में स्थायी भाव का स्पष्ट उल्लेख है। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, मैंने आपको पहले बताया है। प्रश्न नंबर 42 में बिन उपगत चले सुने बिन काना असंगति अलंकार का उदाहरण है। तर्क है हमारा असंगति अलंकार में कारण के बिना कार्य हो जाता है। तो इसका जो 42 में इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 43 में ए है भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि में हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं हैं। तर्क है उनका एक व्याकरण है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 44 में मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। तर्क है इसके शामिल होने से हिंदी भाषाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 45 में हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी हैं। यह कथन शिव प्रसाद सितारे हिंद का है और इसका तर्क है यह कथन ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति के विरुद्ध है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे 40 से 50 गद्यांश दिया गया है। तो गद्यांश को हम स्क्रीनशॉट लें और इसको पढ़ लें। तो गद्यांश के हमारे 5 प्रश्न हैं। जो सबसे आसान पार्ट हमारा यूजीसी नेट में आता है वो गद्यांश ही है। तो 500 प्रश्न हम थोड़ा सा गद्यांश को ध्यान से पढ़े तो बिल्कुल सही कर सकते हैं और हमारे 10 नंबर हमारे पूरे के पूरे में मिल जाएंगे। तो इसका ये हमारा गद्यांश है, तो इसको हम स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। तो इसके दो हम कह सकते हैं पद है, पहला और ये दूसरा। अब इसके प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न नंबर 46 पूंजीवादी अर्थतंत्र और मध्य वर्ग ने साहित्य की किस विधा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन ए वो सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 47 है हिंदी उपन्यास के संबंध में किस सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जा सकता। तो 47 का ऑप्शन बी है वो सही उत्तर होगा। हिंदी उपन्यास पूंजीवाद की देन है। प्रश्न नंबर 48 में 1870 से 90 ईस्वी की अवधि में हिंदी क्षेत्र में किस अर्थतंत्र का वजूद नहीं था। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, पूंजीवादी अर्थतंत्र। 49वां जो प्रश्न हमारा 1870 और 90 ईस्वी की अवधि में भारत किसके चुंगल में तड़फड़ा रहा था। किसके चुंगल में तड़फड़ा था। ऑप्शन ए ब्रिटिश उपनिवेशवाद। और प्रश्न नंबर 50 हिंदी उपन्यास किसकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था। तो इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, इसका उत्तर आप इसके गद्यांश को पढ़ करके स्वयं दें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में इतने ही। ये था हमारा दिसंबर 2012 का जो यूजीसी का जो नेट का पेपर हिंदी का था उसका जो कंप्लीट हमने सॉल्यूशन किया है। तो आगे भी आपके लिए नई नई वीडियो लेकर के आएंगे। अब इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी थोड़े ही दिनों में, तो अगर आपके 3 या 4 इसके आप प्रश्न पत्र रिविजन कर जाते हैं तो आपका काफ़ी कुछ सिलेबस रिविजन हो जाएगा। हो सकता है इनमें से 2-4 प्रश्न भी आपके लिए आ जाएं, आपको हेल्प मिल जाए आप। तो इसलिए हमारी वीडियो को अब लगातार देखते रहें, पूरी की पूरी वीडियो देखें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।